हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज से हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे यूपीएससी के और डिफरेंट पीसीएस के। वो सारे क्वेश्चन जो कि ईपीएफओ एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप एनालाइज करो अच्छे से तो आप पाओगे कि इसमें सीएससी सिविल सर्विसेज जैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं उतने, जब बल्कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जनरली फ़िलासफ़ी से, सोशल रिफॉर्म से, इस तरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब 1857 के बाद से जो भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम में। सो उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, यूपीएससी में डिफरेंट पीसीएस में आ चुके क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें स्टूडेंट फंस भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। अगर आप ना पढ़ के जाओ तो आपको लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू तो प्रेसिडेंट होंगे उस टाइम, तो ये थोड़ा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर आर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1947 में। 1947 से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उस गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो आपको उसमें याद क्या रखना है। और होम अफेयर्स किसके पास था? वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो सी राजगोपालाचारी कौन थे? ये थे इंडस्ट्री एंड सप्लाईज और हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इनके पास था। ठीक है, एस राधाकृष्णन इंटरिम गवर्नमेंट में इनका कोई रोल नहीं था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री के हेड थे। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि जो कमांडर इन चीफ थे उस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में, जो कमांडर इन चीफ थे वो थे सर क्लूड ऑचलेक। और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि जो वाइस राय एंड गवर्नर जनरल थे उस टाइम वो थे वेबल। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा इंटरिम गवर्नमेंट से कोई खास क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ईपीएफओ एग्जाम के लिए। कह रहा है जो आदिवासी जो वर्ड है सबसे पहले किस पर्सन ने ये वर्ड क्वाइन किया था? ठीक है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ठक्कर बापा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ठक्कर बापा। ठक्कर बापा एक सोशल वर्कर थे और ये लगभग गुजरात के रीजन में काम करते थे फॉर ट्राइबल पीपल के लिए। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं कि अच्छा, सबसे पहले आदिवासी वर्ड का मतलब क्या होता है? आदिवासी वर्ड का मतलब ही उन्होंने समझाया। उन्होंने बोला कि आदिवासी वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव पीपल, मतलब कि प्राचीन लोग। भारत के प्राचीन लोग कौन है? आदिवासी ही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि ठक्कर बापा जो है, ये जो बापा वर्ड है ना, इन्हें गांधी जी ने ये वर्ड दिया था। इन्हें गांधी जी ने ये टाइटल इन्हें दिया था। इनका पूरा नाम कुछ और था, इनका जो टाइटल है ये गांधी जी ने दिया था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखिए कि ये बाद में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के मेंबर भी बने। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किन्होंने फाउंड किया था? तो ये गोखले जी ने फाउंड किया था। इसके अलावा बाद में ये जनरल सेक्रेटरी भी बने हरिजन सेवक संघ के। और हरिजन सेवक संघ किन्होंने फाउंड किया था? ये महात्मा गांधी जी ने ही फाउंड किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्विरल ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू अक्वायर टेरिटरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का आई थिंक एडवेंट ऑफ फॉरेनर्स, जो एडवेंट ऑफ ब्रिटिश है उससे पहले का जो चैप्टर है उसमें जिसमें फ्रेंच वगैरह के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंच गवर्नर जनरल था वो पर्सन, इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डुप्लेक्स। डुप्लेक्स एक फ्रेंच गवर्नर था। फ्रेंच गवर्नर जिसे रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं, जिन्होंने इंडिया में अपनी पावर को स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड कर्नाटिक वॉर जो हुआ था उसमें डुप्लेक्स ही लीड कर रहे थे। ठीक है,
और ये भी कैसे याद रख सकते हैं कि डुप्लिक्स क्लाइव का ओपोनेंट थे, उनकी राइवलरी थी क्लाइव के साथ। ठीक है, फिर क्लाइव को आप जानते हैं फॉर ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अल्बरिक ये कौन थे? ये गवर्नर थे और रियल फाउंडर थे पुर्तगीज़ पावर का इंडिया में। इसके अलावा अल्बरिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था फ्रॉम बीजापुर। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग कौन है? इनका ये भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रह चुके हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे ये। और इनके लिए सबसे खास पॉइंट ये है कि इन्होंने जो क्लाइव ने जो ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल स्टार्ट किया था, इन्होंने उसे अबॉलिश कर दिया। और खास एक और पॉइंट और याद रख सकते हैं कि इन्होंने गीता का ट्रांसलेशन भी वॉरेन हेस्टिंग ने ही करवाया था। तो ये कुछ पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट्स है, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ईयर वाइज आपको अरेंज करना है। ठीक है, पहला कह रहा है वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, सेकंड है मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन, थर्ड है द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट एंड फोर्थ इंडियन एजुकेशन और हंटर कमीशन। तो इसे क्रोनोलॉजिकल वे में आपको सजाना है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जितने भी गवर्नर जनरल थे, खासकर वो फेमस, कम से कम उन्होंने जो जो काम किया था, उनके पीरियड में जो भी डेवलपमेंट हुई थी, गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग अगर आप उस पीरियड के सारे डेवलपमेंट को नोट डाउन कर लो, याद कर लो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता हो कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से इवेंट्स किए थे, उसके टाइम में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे, या लॉर्ड वेवल के टाइम में क्या हुआ था, रिपन के टाइम में क्या हुआ था, कम से कम अगर इस तरीके से आपको पता हो तो आप गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड के हिसाब से भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे आसान है, जैसे कि वुड एजुकेशन डिस्पैच, जैसे कि आपको पता था 1854 में आया था, तो इस हिसाब से, और मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन ये कब आया था? ये आया था 1835। ठीक है, और सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आई थी 1944 में, और इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन जो था ये आया था 1882 में। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन है? दिस सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो 3 तो लास्ट में होगा, तो 3 तो सब में है लगभग। इसके अलावा सबसे पुराना कौन सा हुआ? मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी आ रहा है। तो पहला 1835, उसके बाद वुड एजुकेशन डिस्पैच 1854 में आया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी, जैसे डलहौजी ने ये स्टार्ट किया था वुड एजुकेशन डिस्पैच। उनके टाइम में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम, उनके टाइम में ये डेवलपमेंट हुई थी। मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन ये कब किन के टाइम में? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए बेंटिक हो गया, डलहौजी हो गया, कुछ नाम जो है उनके डेवलपमेंट आपको याद होने चाहिए। बेंटिक के पीरियड में सोशल रिफॉर्म जैसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और यूपीएससी ईपीएफओ में सोशल रिफॉर्म, सोशल एक्टिविस्ट जो थे, सोशल वर्कर जो थे, उनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप 2017 के क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा तो 2-4 क्वेश्चन उसमें भी आए हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ फेमस गवर्नर जनरल का नाम और उनके टाइम में हुए डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एजुकेशन डिस्पैच ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। मैकॉले रिपोर्ट जो आई थी वो विलियम बेंटिक के टाइम में आई थी, और ये दोनों ही रिपोर्ट किस लिए थी? ये इंग्लिश एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए। और वुड एजुकेशन डिस्पैच में खास बात ये थी कि ये फीमेल लर्निंग को भी बढ़ाना चाहते थे, तो फीमेल एजुकेशन पे भी इसने जोर दिया था। सार्जेंट एजुकेशन जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी लॉर्ड वेवल के टाइम में। ठीक है, और हंटर एजुकेशन जो रिपोर्ट आई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम में आई थी। एक और ख़ास बात ये है कि हंटर कमीशन, ये 2 कमीशन आई थी इंडिया में। एक तो इंडियन एजुकेशन के लिए आई थी जो 1882 में आई थी, और एक हंटर कमीशन आया था 1920 में। ओके, 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ था, उस कांड को प्रूव करने के लिए, मतलब उस कांड की तहकीकात करने के लिए 1920 में हंटर कमीशन आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2017 के क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो कि रिवॉल्ट और मूवमेंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इनको मैच करो कि कौन सा रिवॉल्ट मूवमेंट कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो पहला है मोपला रिवॉल्ट। क्या ये केरला में हुआ था या कहाँ हुआ था, आपको देखना है। पबना रिवॉल्ट, इक्का मूवमेंट और बिरसा मुंडा रिवॉल्ट।
तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको नहीं भी पता है तो एक सबसे खास और सबसे इजी है, बिरसा मुंडा रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, वो बिहार में हुआ था। तो डी का तो 2 बन जाता है, तो डी का 2 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, ठीक है। इसके अलावा एक और ख़ास बात आप याद रख सकते हैं कि जो मोपला रिवोल्ट हुआ था वो केरला में हुआ था। तो ए का 2, ए का 2, अच्छा डी का 1 आ रहा है कहीं पे, सॉरी ए का 1, तो ए का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मोपला रिवोल्ट जो था, अच्छा मोपला रिवोल्ट, पबना रिवोल्ट और इक्का मूवमेंट जो हुआ था, ये सारे के सारे पीजेंट थे। जनरली बिरसा मुंडा रिवोल्ट भी पीजेंट था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटी, जैसे कि इन्होंने बिरसा रिवोल्ट में मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, इनका विरोध भी किया उन्होंने, और जो फोर्स लेबर करवाते थे इसका विरोध भी किया। इसके अलावा बाकी ऊपर के जो तीनों रिवोल्ट है ये खास करके पीजेंट रिवोल्ट ही थे, किसान विद्रोही थे, ठीक है। मोपला रिवोल्ट कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था। इसके जो लीडर थे वो कौन थे, सैयद अली और सैयद फजल, ये वो 2 नाम आपको याद रखने हैं। पबना रिवोल्ट कहाँ हुआ था, ये बंगाल में हुआ था 1870 के आसपास, और इनके जो लीडर थे वो कौन थे, ईश्वर राय और सुब्बू पाल, ठीक है। इक्का मूवमेंट ये काफ़ी फेमस है, ये इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इक्का मूवमेंट क्या है, इक्का मूवमेंट में कौन लीडर थे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इक्का मूवमेंट में लीडर मदारी पासी थे, ठीक है। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, बाद में ये वायलेंट भी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अवध के रीजन में स्टार्ट हुआ था ये। और बिरसा मुंडा जैसे कि हमें पता है रांची में हुआ था, आज के टाइम का रांची, ठीक है, 1899 के अराउंड हुआ था, और अभी के उस टाइम में बिहार में था ये, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, क्या अपोज किया था उन्होंने 1800 यहाँ पे 1857 होगा। तो क्या इन्होंने अपोज किया था 1857 के रिवोल्ट को, या इन्होंने सपोर्ट किया था, या ये न्यूट्रल रहे थे, या ये फाउट अगेंस्ट नेटिव, या ये जो भारतीय रूलर थे उस टाइम उनके ही खिलाफ लड़े थे। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसमें पहली बात तो ये कि ये जो रिवोल्ट था ये पूरे इंडिया में फैला ही नहीं, ठीक है, पूरे इंडिया में ये फैला ही नहीं। जनरली उत्तर भारत के रीजन में ये रिवोल्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, और वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया तो इसमें कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, वहाँ तक रिवोल्ट पहुँचा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह, ठीक है। और इस विद्रोह में खास बात यही थी कि जब ये पूरी तरीके से सब लोगों के बीच में रिवोल्ट पहुंचा ही नहीं, ज़्यादातर ये सिपाही, आर्मी के सिपाही, सैनिक विद्रोही बन के रह गया, तो किसी के सपोर्ट करने ना करने की बात ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या हुआ कि पर्सन न्यूट्रल ही रहे, मिडिल क्लास एजुकेटेड जो भी थे वो न्यूट्रल ही रहे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी जगहों पे तो रूलर्स जो थे, इंडियन नेटिव रूलर थे, उन्होंने ही अपोज किया इस रिवोल्ट का। तो बाकी पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, काफ़ी हद तक ही न्यूट्रल ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पेंटिंग ऑफ अभिनंद्रनाथ टैगोर आर क्लासिफाइड। द पेंटिंग ऑफ अभिनंद्रनाथ टैगोर आर क्लासिफाइड, जो अभिनंद्रनाथ टैगोर है उनकी जो पेंटिंग थी वो किस तरह की पेंटिंग किया करते थे, ये यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है। ऑप्शन ए रियलिस्टिक, ऑप्शन बी सोशलिस्टिक, ऑप्शन सी रिवाइवलिस्टिक, या ऑप्शन डी इम्प्रेशनिस्टिक। तो इसका मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो रियलिस्टिक पिक्चर होता है उसमें क्या होता है। रियलिस्टिक पिक्चर में हर एक चीज़ को काफ़ी ट्रुथफुली डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है ना। ज़्यादातर इसमें जो सुपर नेचुरल चीज़ें होती है, फिक्शन की चीज़ें होती है, आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती है, मनगढ़ंत कहानियाँ या इमेजिनेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ें बनाने की कोशिश होती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इसे रियलिस्टिक बनाती है। सोशलिस्टिक का क्या है, सोशलिस्टिक जो है इसका जो स्टार्ट माना जाता है वो रशिया में माना जाता है। इसे प्रोपागेंडा आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब स्टालिन पावर में आए तो उनके पावर में आने के बाद उनके विरोध में लोग जब प्रोटेस्ट करते थे तो उन पेंटिंग का यूज़ करते थे अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए। रिवाइवलिस्टिक में क्या हुआ, रिवाइवलिस्टिक में चेंज को दिखाते हैं, चेंजेस को, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुई, कैसे चेंजेस हुई, उन चेंजेस को पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो अभिनंद्रनाथ टैगोर थे, इन्हें
लीडर ऑफ रियलिस्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न इंडिया पेंटिंग इन बंगाल, ये बंगाल के रीजन में करते थे अपनी पेंटिंग। रियलिस्टिक में क्या होता है, इन्होंने क्या दिखाया कि प्री इंडिपेंडेंस से मॉडर्न टाइम तक जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस को उन्होंने दिखाने की कोशिश की अपने पेंटिंग्स में, ठीक है। और इम्प्रेशनिस्ट में क्या होता है, ये एक मूवमेंट था जो कि फ्रांस में चला। इन्होंने कोशिश की कि जो रियलिटी है, जो फ्रांस में जो मूवमेंट चल रहा होता था उस टाइम, ये कोशिश होती थी पेंटर्स की जो रियलिटी है उनको एक्यूरेट तरीके से दिखाने की कोशिश करते थे, कोई चेंजेस छेड़छाड़ नहीं करते थे, जो रियलिटी है उस जगह पे उसी चीज़ को अपनी पेंटिंग में वहाँ के पेंटर्स दिखाने की कोशिश करते थे। तो इसका राइट आंसर मिल गया आपको ऑप्शन सी, रिवाइवलिस्टिक, क्योंकि इन्हें लीडर ऑफ रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन द फील्ड ऑफ इंडियन पेंटिंग, इन बंगाल के रीजन में करते थे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ। ब्रिटिश रूल में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, क्यों, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, या स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन इंडस्ट्री, या विदेशी जो इंडस्ट्री है वही नहीं थे, उनमें कमी थी, या स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या हमारे देश में या रीजन में नेचुरल रिसोर्स ही कम थे, या ऑप्शन डी, प्रेफरेंस टू रिच टू इन्वेस्ट इन द लैंड, कि जो रिच थे वो ज़मीनों में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ऑप्शन ए। देखिए, अगर आपको ये पता हो, आप अगर गूगल पे सर्च भी करो तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम काफ़ी कम इंडस्ट्रीज़ ही थी, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज थी, शुगर, सीमेंट, जूट, इस तरह की इंडस्ट्री ही थी। जैसे कि तो आप गिन के उंगलियों पे आप गिन सकते थे कि कितनी इंडस्ट्री इंडिया में है। ये मैं बता रहा हूँ 1947 के पीरियड में। तो ब्रिटिश रूल में तो हैवी इंडस्ट्री की ज़्यादा ही कमी थी, उतने इंडस्ट्री होते ही नहीं थे, और जो थे वो ब्रिटिशों के कंट्रोल में थे। तो इसी वजह से कोई इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं हुई इंडिया में ब्रिटिश रूल में, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ करता था। क्योंकि अगर आपको ये याद हो तो 1854 ईस्वी में 1854 में पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी थी मुंबई में। तो 1854 की बात क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, नील दर्पण वाज अ प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर। तो ये बिल्कुल सही है। नील दर्पण जो था, देखिए यहाँ पे इंडिगो, नील की खेती हिंदी में कहते हैं, और नील दर्पण ये काफ़ी सिमिलर भी है। तो और इसी के बारे में था भी, दीनबंधु मित्र जो थे वो लीडर थे, ठीक है। नील विद्रोह के टाइम में जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है, उन्होंने इस प्ले के माध्यम से उस विद्रोह की सारी चीज़ों को अपने प्ले के माध्यम से दिखाया, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ट्रांसलेशन किया था नील विद्रोह का, उन्होंने किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने, ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त जो एक पर्सन थे, उन्होंने नील दर्पण प्ले को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ऑप्शन बी कह रहा है द ऑथर ऑफ द प्ले घसीराम कोतवाल इज विजय तेंदुलकर। क्या जो घसीराम कोतवाल जो एक प्ले है उसके जो ऑथर है वो क्या विजय तेंदुलकर है। तो ये बिल्कुल सही है। जो ऑथर थे वो विजय तेंदुलकर ही थे। घसीराम कोतवाल एक मराठी प्ले था, ठीक है, और एक पॉलिटिकल प्ले था कि महाराष्ट्र में कैसे जो स्टेट लेवल पे, छोटे लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज जो बन रही थी, उस चीज़ को विजय तेंदुलकर ने अपने इस प्ले से दिखाने की कोशिश की, ठीक है। ये काफ़ी हद तक ये बेस्ड था ऑन द लाइफ ऑफ नाना फडणवीस, ठीक है। नाना फडणवीस जो थे उनकी लाइफ पे ये प्ले काफ़ी हद तक बेस्ड थी। ऑप्शन सी है द प्ले नवन बाय नवीन चंद्र दास वाज बेस्ड ऑन फेमाइन ऑफ बंगाल। क्या ये बात सही है। तो इसका देखिए, नवन जो था वो एक प्ले था फेमाइन पे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसके ऑथर थे, जो राइटर थे, वो नवीन चंद्र दास नहीं थे, वो बिजोन भट्टाचार्य थे। आपको याद रखना है, वो बिजोन भट्टाचार्य थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
और ये प्ले किसके बारे में था, जो 1943 में जो फेमाइन आया था बंगाल की ज़मीन में, जिसमें लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए थे, उसके ऊपर ये प्ले बनाया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से हमें मिल गया कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसके राइटर का नाम यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसके अलावा ऑप्शन डी कह रहा है दी उर्दू थिएटर यूज टू डिपेंड हैविली ऑन पारसी थिएटर, ये भी बिल्कुल सही है। उर्दू और पारसी काफ़ी हद तक डिपेंड करता था उर्दू पारसी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार आर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास to the farmers which were not issued by many of the ज़मींदार, the reason why, कि जो ज़मींदार जो परमानेंट सेटलमेंट में पट्टा बनाया जाता था, हालांकि ये वॉलंटरी था, कंपलसरी उतना था भी नहीं। ठीक है, तो ये जो पट्टा सिस्टम था, बहुत से ज़मींदार पट्टा इशू नहीं करते थे। इसका रीज़न क्या है यहाँ पे ये पूछ रहा। पट्टा होता है क्या, पट्टा एक डॉक्यूमेंट होता है, लैंड डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है तो उसकी एक ज़मीन के कागजात होंगे, उस कागजात में लिखे होते हैं कि ये ज़मीन किस रीज़न में है, किस गली किस मोहल्ले में है, कितनी ज़मीन है आपकी, ठीक है, किसकी नाम से है ये ज़मीन, ये सारी चीज़ें ज़मीन एक कागजात में लिखे होते हैं। तो पट्टा भी वही सिस्टम था। पट्टा भी एक कुछ चीज़ें और इंक्लूड की जाती थी, जैसे कि जिस पर्सन के नाम पे है वो पर्सन ने अपना लैंड टैक्स जो रिवेन्यू था वो अब जमा करवाया कि नहीं, ये चीज़ें भी पट्टा में इंक्लूड की जाती थी। ठीक है, और ख़ास बात ये थी, देखिए आप इसका एक वीडियो भी अवेलेबल है हमारी अकेडमी के चैनल पे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस बहुत ही डीप तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है उसमें, क्योंकि ज़मींदारी जो था परमानेंट सेटलमेंट में, वो काफ़ी हद तक ज़मींदार इंडिपेंडेंट थे, उनके हाथ में सारी पावर्स थी, राइट्स थी। ठीक है, तो उस टाइम, क्योंकि ये पहला था 1793 में, ये एक पहला एक्सपेरिमेंट ही था एक बड़े लेवल पे, तो अंग्रेज़ों ने खुद को उतना इन्वॉल्व ही नहीं किया इस सिस्टम में, ज़्यादातर चीज़ें और पावर ज़मींदार के ऊपर ही छोड़ दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि कोई ऑफिशियल चेक ही नहीं था, कोई क्वेश्चनिंग का कुछ था नहीं। जनरली क्या कहा गया था कि आप 10/11 जो है वो 10 पार्ट क्या करो, ब्रिटिश को दे दो और 1 पार्ट आप ज़मींदार खुद रख लो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे पार्ट की बात हुई है, तो ये एक जो पार्ट है 1/11 जो पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। ये ज़मींदार के ऊपर था, ज़मींदार के बिल के ऊपर था कि क्या वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है लैंड के सिस्टम में, वहाँ अपनी ज़मींदारी में, खेती में, किसानों के लिए कुछ भला करना चाहता है, क्योंकि जितना वो काम करेगा किसानों के लिए, खेतों के लिए, उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्योंकि उतनी ही फसल अच्छी होगी। तो इस हिसाब से ज़मींदार के ऊपर ही सारा सिस्टम था, ज़मींदार के ऊपर ही सारा दारोमदार था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि ज़मींदार के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं था, इसीलिए ज़मींदार पट्टा इशू करते भी थे और नहीं भी करते थे, उनके विल के ऊपर था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पार्ट 1। इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, इंडियन पॉलिटी की भी चलेगी, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की भी चलेगी, और लेबर लॉज के क्वेश्चन वीडियोज़ तो आ ही रहे हैं आपको। तो अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहे हैं, मैं सारी वीडियोज़ काफ़ी हद तक डेडिकेटेड बना रहा हूँ EPFO के लिए, EPFO एग्ज़ाम के लिए ही बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको लग रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट लिख भी रहे हैं, अगर कोई अच्छा, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया, मैंने उनके आंसर को पिन कर दिया है, आप उनके कमेंट भी पढ़ सकते हो वहाँ जाके आप। तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को बढ़ा सकते हैं, इससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।